हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दोस्तों आज के जो लेक्चर के अंदर हमें फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है सर। आपको लग रहा होगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, मैं लिख कर दे सकता हूँ। सो दोस्त, मेरे दोस्त, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं आता। सर बना तो लेंगे, आप बना तो लेंगे सर। बात आपको पता है नहीं सर, एक चीज, अकाउंट्स विदाउट लॉजिक नहीं होता। अकाउंट में अगर एक चीज डेबिट हुई है तो उसके पीछे लॉजिक होता है कि क्यों डेबिट हुआ है। अकाउंट में एक चीज क्रेडिट होती है तो हर ट्रांजेक्शन के पीछे लॉजिक होता है, वो क्रेडिट क्यों हुआ है, होता है ना, आपको पता है। अगर आपने बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो ना पहली बार अकाउंट पढ़ रहे हैं और पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको तो नहीं पता, वो अभी सीखेंगे मेरे साथ। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो ट्रेडिंग अकाउंट पहले पढ़ चुके हैं अपने 11वीं क्लास के अंदर, और उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा और उन्होंने प्रीमियम अकाउंट बनाना सीखा। मैं बात आज सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की करने जा रहा हूं। आज मैं बात सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस की भी थोड़ी बातें यहां पर होगी, बट सर अब ध्यान देना। सर आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जब बचपन में सीखा था तो वहां पर आपको एक चीज नहीं पढ़ाई गई थी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज, आपसे मैंने 3 क्वेश्चन पूछूंगा सर, 3 क्वेश्चन। सर अगर आपने 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना कि क्यों, मैं आपसे पूछूंगा एक चीज कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछूंगा एक चीज, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। अगर आपने क्रेडिट क्यों हो रहा है और डेबिट क्यों हो रहा है का जवाब दे दिया ना, मैं समझ लूंगा आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत आगे तक जाने वाले हो। बट अगर आपने जवाब नहीं दिया ना, समझ लेना आपका बेसिक बहुत कमजोर है अकाउंटेंसी का। जब आपने अकाउंट पढ़ी थी आप सोच रहे हैं ना मुझे आता है, पर आपको नहीं आता। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जितने स्टूडेंट आपने माइंड मन से सोचेंगे ना वो सारे गलत होंगे। दोस्तों मैं आज की क्लास में आपको ट्रेडिंग अकाउंट कराने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको रिवीजन कराई थी, मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर सिखाया है। एडजस्टमेंट पीएल अकाउंट की एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे ट्रेडिंग अकाउंट समझाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझाना पड़ेगा। दोस्तों मैं ये भी कर सकता था कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाता और सीधा सीधा कहता भाई यही आ जाएगा, ये डेबिट जाएगा, ये क्रेडिट जाएगा, डेबिट कर देगा। पर आज की क्लास जो होने वाली है ना, जबरदस्त होने वाली, खतरनाक होने वाली है आज की क्लास। हर एक चीज के पीछे लॉजिक आपको नजर आएगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना बात। तो पहले तो मैं एक एक करके चीजें डालता हूं, ठीक है। जो ट्रेडिंग अकाउंट को आपको ही पता है कहां क्या आता है, मुझे ही पता है कहां क्या आता है, मैं डालता हूं। सबसे पहले बता दो क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, तो मेरा अगर क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया ना, मान जाऊंगा सर, मुझे बता देना कि आपने आंसर दे दिया, आप गारंटी लिख कर देता हूं सर, आंसर दे नहीं पाओगे आप। ओपनिंग स्टॉक आप सबसे पहले डेबिट करते हो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पर ये करते हो टू ओपनिंग स्टॉक। फिर आप करते हो दोस्तों टू परचेजेस, याद करो आप करते थे सर टू परचेजेस, याद आ रहा है। हाँ सर, ये टू परचेजेस करते थे और परचेजेस लिखते थे इनर कॉलम के अंदर। फिर यहां से लेस करते थे रिटर्न, क्या करते थे दोस्तों, रिटर्न लेस करते थे, जिसको बोलते थे परचेज रिटर्न। मैं पूरा लिख देता हूं, क्या लेस करते थे, परचेज रिटर्न। सर यहां से लेस कर देते, परचेज रिटर्न लेस कर देते थे, और सर यहां पर माइनस कर देंगे और यहां पर आ जाएगा सर बाहर अमाउंट आ जाता है। फिर आप करते थे सर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। सर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते थे अभी मैं आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं पहले अभी सुन लो। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस सबसे पहले आता था सर वेजिस, वेजिस सर, फ्यूल, फ्रेट, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड। सर ये मेन है जो आपको हर बार दिखतेंगे। और भी आ सकते हैं, डायरेक्ट नेचर हो गए होने चाहिए। अब डायरेक्ट किसे कहते हैं वो आपको समझाऊंगा मैं, पहले आप इतना उतार लीजिए। फिर यहां पर लिखे थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो बच जाता था उसमें बोलते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और स्टार लगा देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। स्टार का मतलब क्या है आगे समझेंगे, पहले इतना उतार लीजिए आप। स्टार का मतलब क्या है वो समझेंगे, पक्की बात है समझेंगे। आज आपको ट्रेडिंग अकाउंट में समझ में आएगा, आज एक्चुअल में दोस्तों समझ में आने वाला है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे था। ट्रेडिंग अकाउंट बनता तो आपको पता है, आपको कैसे बनाना है वो आपको पता है। रटना आपने जो रटा है ना सर बचपन में, वो सर आज सारा मैं आपको सारा निकालूंगा, सारा रट्टे तोता सब बन गया ना आप बचपन से। जो 11वीं क्लास में आपने रटा था ट्रेडिंग अकाउंट को, यहाँ ये आता है, यहाँ आता, जो मैं भी लिख रहा हूँ वही आपने लिखा था। सर नहीं, आज मैं आपको कुछ जबरदस्त बातें बताने वाला हूँ। आज मैं हर एक पीछे का लॉजिक देने वाला हूँ। मैं ये ना क्लास बहुत अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब अपनी नॉलेज देने वाली बात आती है सर, नॉलेज की बात आती है, जब मुझे नॉलेज देनी होती है ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉलेज देना। तो भाई जितनी ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी अंदर मेरे अंदर जितनी नॉलेज है ना सारी बांट दो सर, सारी बांट दो। पर आपने क्या करते हो सर, भूल जाओगे, आप भूल जाओगे। पर मैं चाहूंगा कि भूलो ना, मैं हिंदी में भी लिखने को तैयार हूँ। मैं बस ये चाहूंगा कि आप भूलना मत सर। आज की क्लास ने बड़ी मेहनत करके, मैंने बड़ी मेहनत करके समझाई बनाई ये क्लास, ध्यान देना सर। यहां लिखते थे बाय सेल, इनकम है सर, बाय सेल। यहां लिखते थे बाय सेल, लेस करते थे सेल रिटर्न, लेस करते थे सेल रिटर्न। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसका आंसर का वेट करिए, उसका क्वेश्चन का वेट करिए, अब आने वाला है।
यहां लिखते हैं भाई बाय एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। यहां लिखते हैं सर बाय क्लोजिंग स्टॉक, यही करते थे ना आप। हाँ सर, एक चीज नहीं सी आई सर, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक तो कभी आता ही नहीं था और यहां आ गया सर। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। अब ध्यान सुनना, अगर क्रेडिट साइड जाता है तो क्या निकलता है, बाय ग्रॉस लॉस निकल जाता है। डेबिट साइड जाता है तो ग्रॉस लॉस निकल जाता है और लगाएंगे स्टार। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब नीचे मैं लिख रहा हूं, स्टार का मतलब है दोनों में से एक टाइम पे एक ही पॉसिबल है, दोनों में से एक टाइम पर एक ही चीज पॉसिबल है, दोनों में से एक टाइम पे एक ही चीज पॉसिबल। दोस्तों मैं हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक चीज डिटेल में कराने वाला हूं। 3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 3 क्वेश्चन। मैं और कोई क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता है आप बाकी का आंसर दे दोगे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि परचेज डेबिट क्यों हुआ, मैं ये नहीं पूछूंगा परचेज रिटर्न लेस क्यों हुआ है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा डायरेक्ट स्पेंड डेबिट क्यों हुआ, मैं ये भी नहीं पूछूंगा सेल क्रेडिट क्यों है। मैं पूछूंगा सबसे पहली बात, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट क्यों करा, ये क्वेश्चन है, बताना इसका लॉजिक। दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट क्यों करा। मेरे 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, मैं तीनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट क्यों करा गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट क्यों करा। दूसरा क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट क्यों करा गया, इसका लॉजिक बता दो, क्रेडिट क्यों करा। सर पता है आपने कभी ट्रेडिंग अकाउंट सीखा नहीं होगा ढंग से, मैं आज 1 घंटे की क्लास है, बढ़ भी सकती है क्लास, पर भाई ढंग से समझाने वाला हूं मैं आज की क्लास। और तीसरा सर, आपको पता है नॉमिनल नेचर होता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है दोस्तों, नॉमिनल नेचर का होता है। अगर ये नॉमिनल नेचर का है तो डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंस है, लॉसेज है, वो डेबिट साइड में आते हैं, और क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम और गेन है वो क्रेडिट साइड में आते हैं। ये है नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों एक साथ बनते हैं। पहले मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, पीएनएल मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, और दोनों मर्ज होकर बनेंगे। मैं बड़े क्वेश्चन में सिखाऊंगा ढंग से। बट सर मैं आपको एक बात बताता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल इज अ नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का मतलब होता है डेबिट साइड में जितने भी खर्चे और लॉसेज है डेबिट साइड में जाएंगे, जितने भी इनकम और गेन है वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो ये आपको क्लियर है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ एबनॉर्मल लॉस डेबिट क्यों करा, जबकि ये तो लॉस है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक को डेबिट क्यों करा दोस्तों, जबकि ये तो डेबिट क्यों करा, जबकि ये तो लॉस। और सारे लॉस क्या होते हैं भाई, ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल का नेचर क्या है दोस्तों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर है सर नॉमिनल नेचर है। कैसा है, नॉमिनल नेचर का है। अगर नॉमिनल नेचर का है तो क्या मतलब हुआ इसका, नॉमिनल नेचर का है तो इसका मतलब ये हुआ, नॉमिनल नेचर का है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी सर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा सर, बताओ क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा सर खर्चे, और ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम साइड में जाएगा सर लॉस, और सॉरी इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा इनकम। तो डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के डेबिट साइड में क्या जाएगा, मैं पहली क्लियर कर देता हूं, जितने भी लॉसेज है, जितने भी लॉसेज है या जितने भी एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस कैसे होने चाहिए, रिवेन्यू नेचर होने चाहिए, सिर्फ रिवेन्यू। एक्सपेंसिव रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, मैंने आपको पहले सिखा दिया था पिछली क्लास के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आता, और इसका भी प्योर लॉजिक दिया था, व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट ऑफ द एसेट साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्यों लगाता हूं हर चीज के पीछे। अगर आपने क्यों लगाना सीख लेना अकाउंटेंसी के अंदर, तो बस सर हर एक बात आपको क्लियर होना चाहिए, आप भगवान बन जाओगे अकाउंटेंसी के। लो भाई, इनकम जाएगी, इनकम और यहां पर जाएगा गेन। अच्छा, इनकम और गेन में डिफरेंस पता है, एक छोटी सी लाइन में डिफरेंस बता देता हूं 5 मिनट में। सर काफी लोग ये कहते हैं इनकम रेगुलर नेचर का है, गेन कभी कभी होता है, तो ये सही तरीका नहीं है। हाँ तो हालांकि यही होता है, पर सही तरीका नहीं है किसी को डेफिनेशन करने, बताने का कि इनकम और डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। दोस्तों इनकम और गेन में डिफरेंस क्या है, आप ऐसा बोलोगे कि इनकम रेगुलर नेचर का है और गेन कभी कभी होता है, इनकम रोज होता है, गेन कभी कभी होता है, तो ये हालांकि सही तो है, पर ये कहने का तरीका नहीं है। आप प्रोफेशनल लेवल है तो थोड़ा अच्छा ना करो और बोलो कि जब भी हम गुड्स को बेचकर पैसा कमाते हैं, जब भी हम गुड्स को बेचकर पैसा कमाते हैं तो होती है इनकम, तो जब भी हम एसेट को बेचकर पैसा कमाते हैं तो होता है गेन।
देखो अब मेरी बात सुनो, जो आपने लाइन बोली थी ना कि इनकम रेगुलर नेचर की है और ये कभी कभी होती है, तो गुड्स को बेचकर इनकम क्या होती है दोस्तों? इनकम होती है गुड्स को सेल करके, गुड्स को बेचकर जब भी कोई पैसा कमाएंगे, गुड्स जो हमारे जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स को बेचकर अगर हम कोई पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को जो हमने कमाया वो हमारी इनकम है, क्योंकि हमारा नेचर ही है, हमारा बिजनेस है। और अगर आपने गुड्स नहीं बेचे, आपने क्या करा, आपने सर कोई एसेट थी आपके पास, लैंड थी, अपने लैंड को बेचकर, मतलब कोई भी एसेट बेचकर, एसेट सेल करके आपने कुछ पैसा कमाया, तो सर उसको गेन कहते हैं। अब ये सोचो, जो आपने मैंने कहा था इनकम रेगुलर है और गेन कभी कभी, तो सर एसेट कभी कभी बेची जाती है, यही बताएं। पर सर सही तरीका क्या है बोलने का? आज के बाद क्या बोलोगे कि इनकम तब होती है जब हम अपने गुड्स बेचकर पैसा कमाते हैं, गुड्स के तहत जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। और गेन तब होता है जब हम एसेट बेचकर पैसा कमा रहे होते हैं, तो गेन होता है सर। एसेट बेचने पे 1 लाख की एसेट थी, मैंने 2 की बेची, 1 लाख का गेन हो गया, इनकम नहीं, उसको गेन कहते हैं दोस्तों। और गेन आपने, मैंने जो हिंदी में बोला कि गेन कभी कभी होता है और इनकम रेगुलर नेचर की होती है, इनकम हमेशा होती है, तो इनकम बात तो यही आ गया ना, गुड तो हमेशा बेचते हैं और एसेट कभी कभी बेचते हैं। तो सर वो कहने का तरीका नहीं, कहने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। क्या है दोस्तों, समझ में आया ना आपको कि इनकम कब होगा? याद रखना सर, ये ना कैंपस प्लेसमेंट जब होता है ना आपका, जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि इनकम कब होगी? गुड्स को सेल करने पे इनकम होती है, एसेट को बेचने पे होने वाला फायदा गेन कहलाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? छोटी छोटी बातें मैं आपको बताई। तो मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक डेबिट क्यों करा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों करा, और एब्नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट क्यों करा। मेरी बात को ध्यान समझना, एब्नॉर्मल लॉस ऑफ डेबिट स्टॉक क्यों करा, ये तो लॉस है, ये तो डेबिट साइड में आना चाहिए था। क्रेडिट क्यों करा, डेबिट क्यों करा था, क्रेडिट से, सॉरी क्रेडिट आना था यहाँ पर। एब्नॉर्मल लॉस क्रेडिट क्यों करा गया? सर लॉस है, लॉस तो डेबिट में आता है, तो एब्नॉर्मल लॉस क्रेडिट क्यों करा, ये तो पता ही नहीं पाओगे आप। दूसरी बात, सर ओपनिंग स्टॉक क्यों डेबिट करा है? कभी बचपन में सीखा आपने, कभी अपने टीचर से पूछा, अकाउंट के टीचर से? सर अकाउंट के टीचर ने जब आपको पढ़ाया था ना, तो आपको कहा 2 ओपनिंग स्टॉक बच्चे, 2 ओपनिंग स्टॉक आता है, और ओपनिंग स्टॉक कैसे डाल दिया, और बाद में फिर आपको कहा 2 परचेज देखो खर्चा डाल दिया, और 2 परचेज डालने के बाद 2 वेजेस, सारा खर्चा बता दिया। सर ओपनिंग स्टॉक खर्चा है क्या? बताना। ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस है? सर नहीं, ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस नहीं है। सर क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस है क्या? क्लोजिंग स्टॉक भी एक्सपेंस नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब तो ये हुआ कि वो स्टॉक जो अभी बच गया है, और ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये हुआ जो पिछले साल बच गया था वो इस साल यूज होगा, तो ओपनिंग स्टॉक। सर ये तो खर्चा है ही नहीं, ये तो इनकम है नहीं, तो क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट करा गया है? अगर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो इनकम और खर्चा ही जाना चाहिए था ना, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट क्यों करा, क्रेडिट क्यों करा सर? अब एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक था तो लॉस है, लॉस तो सर डेबिट साइड में जाते हैं, आपने क्रेडिट क्यों करवा दिया जब? तो ये 3 बातें अगर आपने समझ ली तो सर भगवान कसम से कह रहा हूं, इतना अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ में आएगा ना। देखो एक होता है रटना, एक होता है रटना। सर कब तक रटोगे आप मुझे बताओ, सर कब तक अकाउंट रटते रहोगे? सर ये अच्छी बात नहीं है, अकाउंट को कब तक रटोगे सर, ये बेकार चीज है। अकाउंट रटने से आएगी ही नहीं, अकाउंट प्रैक्टिस करने से नहीं आता दोस्तों। अकाउंट भाई कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दोस्त, तो अकाउंट समझ में आता है। तभी तो मैं डिटेल में घुस के बढ़ा रहा होता हूँ, तभी तो मैं घुसता, मैं भी चाहता था कि बता देता, मैं भी वही वाला 11 वाला हल कर देता, फिर फायदा नहीं था ना, कुछ मजा नहीं आता ना सर। अब अगर आप आए उस लेवल पे तो इस लेवल की नॉलेज भी तो लो सर, इस लेवल की नॉलेज भी तो लो। ठीक है, समझ में आ गया? लो भाई लो। तो भैया स्टार्ट करते हैं अब ट्रेडिंग अकाउंट का सीखना। सबसे पहले मैं इन तीनों को छोड़ता हूं, इनको तो लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं परचेज डेबिट क्यों हुआ। सर परचेज डेबिट इसलिए हुआ है, परचेज है एक्सपेंस, परचेज क्या है सर, एक्सपेंस। और यहाँ पर परचेज रिटर्न माइनस क्यों करा है, इसका लॉजिक देखना। पहला पॉइंट, लॉजिक दे रहा हूं आपको, लॉजिक। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। अकाउंटेंसी में कोई चीज, कोई ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट हो रही है, उसके पीछे लॉजिक है कि क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट हुआ है, क्यों हुआ है। और ये अगर आपने समझ लिया ना सर, मैं कह रहा हूं ना सर, आपको इतना अच्छे से कोई नहीं बता पाएगा जितना अच्छे मैं आपको ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अगर आपको नॉलेज नहीं चाहिए फिर वो अलग बात है, फिर तो आप ये देखो ही मत। मैंने फॉर्मेट सिखा दिया, वो रटो और सीधा अगली क्लास में पढ़ो। बट नहीं सर, मजा नहीं आएगा ना, लॉजिक सुनो। हाँ थोड़ा तकलीफ होगी बार बार समझने में, पर एक बार तो समझना है। सब पहला लॉजिक, परचेज हमारे लिए खर्चा होता है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए वो डेबिट है। ठीक है, पहला लॉजिक तो क्लियर, ये तो सिंपल था। परचेज सर हमारा एक्सपेंस है, जेब से पैसा गया, खर्चा इसलिए डेबिट हुआ। परचेज रिटर्न लेस क्यों हुआ, ये समझना दोस्तों। मैं एग्जांपल की तरफ से आपको समझाता हूँ, एग्जांपल की तरफ से, एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा दोस्तों इस बार मैंने परचेज करी 1 लाख रुपए का सामान मैंने खरीदा, 1 लाख का मैंने सामान खरीदा। अब 1 लाख का सामान खरीदा तो इसमें से ना डिफेक्ट निकल गए, गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स निकले।
परचेज करा, डिफेक्टिव को मिले 20,000 रुपए के। भाई मैंने 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा जिसमें से 20,000 रुपए के गुड्स मेरे डिफेक्टिव निकल गए। अब मैं क्या करूं उसको, मैं इसको वापस कर देता हूं मेरे दोस्तों, मैं इसको ना वापस भेज देता हूं। तो बताओ मेरी जेब से पहले जब मैंने 1,00,000 रुपए का खर्चा करा दोस्तों, पहले जब मैंने 1,00,000 रुपए का खर्चा करा तो मेरी जेब से 1,00,000 रुपए चले गया। 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डे, 2 दिन बाद मैंने 20,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, आपके गुड्स डिफेक्टिव है, 80,000 का रखूंगा मैं। पर सोचो मैंने गलती क्या कर दी, मैंने कहा सर मेरा रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, ये रिवेन्यू नेचर है और मैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करता हूं। एक्रूअल मतलब पैसा गया हो या ना गया हो, परचेज के अंदर क्रेडिट और कैश दोनों आएगा, कैश या क्रेडिट दोनों आएगा दोस्तों। ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे पेमेंट हुई या नहीं हुई, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, चाहे इनकम रिसीव्ड हुई या नहीं। अगर इनकम हो गई तो रिकॉर्ड करना है, ये नहीं देखना कि पैसा आया या गया, पैसा मिला या नहीं मिला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है या नहीं है? परचेज मैंने 1,00,000 का खरीदा और दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने परचेज को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया क्योंकि मेरा खर्चा था और ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है खर्चे साइड। तो मैंने कहा 1,00,000 रुपए डेबिट कर दिया। अब मैंने क्या करा, 1,00,000 तो जिस दिन मैंने, देखो ट्रांजेक्शन किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्या कहता है या डिस्क्लोज वो प्रिंसिपल कहता है कि जब भी ट्रांजेक्शन, जिस दिन ट्रांजेक्शन में एक्रूअल बेसिस प्रिंसिपल, एक्रूअल कौन सा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट था, एक्रूअल प्रिंसिपल का एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको, जब भी कोई ट्रांजेक्शन जिस दिन हो रही है ट्रांजेक्शन उसी दिन रिकॉर्ड होगी। तो मैंने परचेज मान लेते हैं, परचेज करा 1 अप्रैल को, परचेज करा 1 अप्रैल को और 3 अप्रैल को जाकर मैंने गुड्स क्या कर दिए, 3 अप्रैल को पता चला गुड्स इफेक्टिव है और 4 को मैंने रिटर्न कर दिए। 4 अप्रैल को जाकर मैंने गुड्स को रिटर्न कर दिया, वापस भेज दिया गुड्स। मेरे को नहीं चाहिए भाई। तो मेरे गुड्स कितने के बचे मेरे दोस्तों? 80,000 के। रीजन समझना, रीजन माइनस क्यों हुआ इसका रीजन समझना। हाँ पहले पता है माइनस होगा पर क्यों होगा ये समझो। देखो दोस्तों, जब भी मैंने जिस दिन परचेज करी थी, जिस दिन मैंने खरीदा था सामान, उस दिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया था 1,00,000 रुपए, उसी दिन जाकर 1,00,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया था। क्योंकि सर एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई रिकॉर्ड उसी दिन होगा। 3 अप्रैल को पता चला कि डिफेक्टिव है तो मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया। तो बताओ मेरी जेब से 1,00,000 रुपए गया या जाना था। तो 2 बात हो सकती है, या तो मैंने कैश दे दिया होगा या मेरा क्रेडिट होगा। पर ध्यान समझना, जब भी बात रिटर्न की होती है ना, हमेशा मानकर चलना, जब भी बात रिटर्न करने की होती है, अगर मैं कोई चीज खरीद कर रिटर्न कर रहा हूं तो उधार पर रिटर्न होता है, कभी भी कैश रिटर्न नहीं होता। ये हमारा अकाउंट्स कहता है दोस्तों, ये हमारा अकाउंट्स कहता है कि कैश में कभी रिटर्न नहीं होता। कैश में अगर कह के बताया कि कैश करके रिटर्न करा है तो वो अलग चीज है, पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कुछ नहीं बोलता तो हम मान कर चलते हैं कैश कभी भी, जब कैश पेमेंट होती है रिटर्न नहीं होता सर, एक्सचेंज होता है। रिटर्न का मतलब हुआ अलग होता है और एक्सचेंज का मतलब होता है, रिटर्न मतलब कि दो और पैसे वापस ले लो, एक्सचेंज मतलब होता है कि भाई नहीं माल दूसरा मिलेगा, रिटर्न वो नहीं होगा। तो यहाँ पर रिटर्न करा है मैंने, एक्सचेंज नहीं करा, मैंने वापस माल दे दिया है। तो ये अगर दे दिया है और क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या है, ये क्रेडिट परचेज है दोस्तों। मैंने दोस्तों 1,00,000 रुपए का परचेज करा, ध्यान सुन लो, मैंने दोस्तों 1,00,000 रुपए का परचेज करा और इसमें 1,00,000 रुपए जैसे ही परचेज करा जिस दिन, उसी दिन मैंने खर्चा मान के अपने डेबिट कर दिया। क्या मेरा खर्चा 1,00,000 का हुआ? हाँ, 1 अप्रैल को तो खर्चा 1,00,000 का होना था, मुझे पेमेंट 1,00,000 रुपए करनी, क्रेडिट परचेज है, मुझे 1,00,000 का पेमेंट करना है, मेरा खर्चा है। पे करा या ना करा, बार बार समझा रहा हूँ, पे करो या ना करो, खर्चा जिस दिन हुआ, जिस दिन ट्रांजेक्शन उस दिन रिकॉर्ड करो। तो मैंने परचेज 1,00,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया, मुझे अभी 1,00,000 रुपए पेमेंट करना है। बट 3 दिन बाद पता चला, 2 दिन बाद पता चला भाई गुड्स डिफेक्टिव, वापस कर दो। तो सर मेरा बताओ एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? मैंने 1,00,000 रुपए पे करना था, मैंने 1,00,000 के गुड्स खरीदे और 1,00,000 की गुड्स आई मेरे पे, जिसमें से 20,000 के गुड्स निकाल कर वापस दे दी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए भाई, डिफेक्टिव है, मेरे को रिटर्न ना, मुझे एक्सचेंज चाहिए, मैं रिटर्न कर रहा हूँ, हटा इसको, मुझे चाहिए नहीं। मेरे पास गुड्स कितने के बच गए? 80,000 रुपए। मेरे पास गुड्स कितने के बच गए दोस्तों? 80,000 रुपए के। क्या मैंने खर्चा 80,000 डालना था या 1,00,000 डालना था? बताओ सर, खर्चा 1,00,000 आना था, 80 नहीं आना था। आपने तो 1,00,000 डाल दिया, आपने तो एंट्री 1,00,000 से कर दी। क्या मुझे पता था कि 2 दिन बाद मेरे 1,00,000 के गुड्स में से 20,000 डिफेक्टिव आ जाएगा? सर नहीं पता। उस दिन, जिस दिन खरीदूंगा उस दिन थोड़ा पता होगा कि इतनी सारी यूनिट में से इतने गुड्स डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो जिस दिन गुड्स खरीदा उस दिन तो ट्रांजेक्शन कर दी, अब तो खर्चा 1,00,000 का डाल दिया। अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मुझे 20,000 यहां से माइनस करने पड़ेंगे और नेट मुझे 80,000 दिखाना पड़ेगा। इसको बोलता हूं मैं नेट परचेज। क्या बोलता हूं मैं? नेट परचेज। मेरी जेब से नेट पैसा कितना जाएगा दोस्तों? 80,000 रुपए जाएगा। मेरी जेब से नेट पैसा कितना जाएगा? 80,000 रुपए जाएगा। इसको मैं बोलूंगा रिटर्न, इसको बोलूंगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न माइनस क्यों होता है? पहली बात समझो, मेरी बात सुनना ध्यान से। 1,00,000 रुपए रिकॉर्ड कर चुके, खर्चा मान चुके, 1,00,000 रुपए खर्चा मान चुके हैं
और 2 दिन बाद जाकर पता चल रहा है कि रिटर्न हुआ है, तो रिटर्न हुआ है तो हमने क्या, अगर हमें पहली बार चल जाता 1 लाख लेते हमें चेक कर लिया रिटर्न कर दिया तो हम 1 लाख खर्चा दिखाते ही नहीं। समझो ना आप, चीजें समझो सर, दो अलग अलग बातें निकल कर आती है। मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, एक क्लास लगेगी, बस ध्यान से समझ लो, डिटेल में होने वाला, पर लॉजिक जो नॉलेज मिलने वाली है ना आज की क्लास के अंदर वो खतरनाक मिलेगी दोस्तों, ध्यान सुनना। सर दो बातें करते हैं, आप मेरे सप्लायर हो, मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा, मैंने चेकिंग करी, 1 लाख का सामान खड़ा, मैंने चेकिंग करी और मैंने देखा अरे 20,000 का कुर्सी पर, मैं तो वापिस ले, तो मैं 80 का ही लूंगा, तो मैं 80 ही दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? पर सर जिस दिन परचेज करा अगर उसी दिन डिफेक्टिव मिल जाती है, एट द टाइम ऑफ परचेज डिफेक्टिव हो जाता है, तो मैं तो भाई नेट ही लिखूंगा ना, मैं गलती करूंगा ही क्यों, माइनस करूंगा ही क्यों फिर रिटर्न, जब मैंने जिस दिन मैंने आज परचेज करी 1 लाख रुपए की और इसमें से मैंने उसी टाइम 20 का वापस कर दिया, मैंने डिफेक्टिव है, मैंने चेक कर लिया, उसी टाइम मैंने वापस कर दिया, तो मेरे को कितना मिला, 80 मिला, तो फिर बाद में जाकर माइनस क्यों करूं मैं? माइनस कब होगा वो समझो, माइनस तब होगा कि परचेज कर कर आपने पूरी परचेज डाल दी थी एक बार और फिर कुछ दिन बाद जाकर बदला डिफेक्टिव और वापस कर दिया। अब तो 1 लाख डाल चुका, पर खर्चा जेब से पैसा कितना हुआ, सिर्फ 80,000 ही खर्चा हुआ, तो 20,000 माइनस करना पड़ेगा 80,000 दिखाने के लिए, इसलिए परचेज स्टेटमेंट को परचेज पैसा माइनस करते हैं। क्या बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? इससे खतरनाक नहीं हो सकता भाई। लो भाई, परचेज रिटर्न का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, इसको बोलेंगे नेट परचेज और इसको क्या बोलेंगे जब रिटर्न कर देंगे तो क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। अब समझ में आया परचेज रिटर्न कब माइनस होगा, एट द टाइम ऑफ परचेज अगर आप रिटर्न कर देते हो तो फिर हम सीधे 80,000 शो करेंगे ना, क्यों 1 लाख करके 20,000 माइनस करूं, पागल थोड़ी ना हूं मैं। ये तब होगा जब 1 अप्रैल को परचेज करा था एक का, पर उस दिन रिकॉर्ड कर दिया 1 लाख रुपए, पर 2 दिन बाद जाकर मुझे, आज मैंने परचेज करा 1 लाख रुपए, मुझे नहीं पता इसका डिफेक्टिव क्या है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया 1 लाख रुपए, अब 2 दिन हो चुके, अब आज 2 दिन हो चुके, मान लो आज वो दूसरा दिन है और मुझे बदल गया डिफेक्टिव है, तो मैं तो 1 दिन 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर चुका, अब मुझे वहां से माइनस करना पड़ेगा। समझो सर, देखो डिफरेंस है, लॉजिक समझो सर। तो लो भाई लो, ये तो क्लियर हो गया सर, ये तो क्लियर होगा। और सेम प्रोसीजर सेल रिटर्न में है, सेम प्रोसीजर सेल रिटर्न में है। मैंने कहा भाई बताओ सेल मेरी क्या है, सेल मेरी इनकम होती है सर, गुड्स को बेचने पर होने वाला फायदा हमारे इनकम कहलाती है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, ये लॉजिक क्लियर, ये तो नॉर्मल था, सेल क्रेडिट होती है और क्रेडिट आ जाता है, डेबिट क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। सेल अगर इनकम है तो इनकम सारी कहा जाएगी, डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि सारे नॉमिनल नेचर की इनकम क्रेडिट साइड में जाएगी। अब सर क्या हुआ, मैंने दोस्तों सेल करी थी 5 लाख रुपए की, मैंने दोस्तों सेल करी थी 5 लाख रुपए की, ये मैंने सेल करी मान लेते हैं 1 अप्रैल को, और जिस दिन मैंने सेल करी ना मेरे भाई, उसी दिन मान लो क्रेडिट सेल है, मान लो क्या है क्रेडिट सेल, कैश सेल नहीं करी क्रेडिट सेल कर दी, क्रेडिट सेल 5 लाख की सेल करी, और जिस दिन मैंने सेल करी ना सर उसी दिन मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि क्या कहता है प्रिंसिपल अक्रूवल प्रिंसिपल, कहता है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसी डेट को रिकॉर्ड करना, तो मैंने भाई यहाँ पर लिख दिया बाई सेल और 5 लाख मैंने यहाँ पर डाल दिया, 5 लाख यहाँ पर डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ रिटर्न आ जाए, पर सर आफ्टर टुडे मेरे 3 अप्रैल को जाकर ये इसमें से कुछ गुड्स मेरे को रिटर्न हो गए, क्योंकि क्रेडिट सेल करी थी और क्रेडिट सेल में गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि पैसा नहीं दिया है ना, अभी पैसा नहीं दिया वो देगा भी नहीं। मैंने सोचा ना कैश सेल में वो तो सप्लायर तो मना कर देगा, भाई मेरे तो कैश मिल गया भाई, बच जाना से आप निकल ले, पर अगर क्रेडिट होता तो सप्लायर को लेना पड़ेगा भाई, आप सप्लायर हो, आप मैंने आपसे माल खरीदा था, मैंने अभी पूरे 5 लाख के पैसे नहीं दिए, मैंने कहा भाई 1 लाख का गुड्स वापस मुझे नहीं चाहिए, कह रहा मैं नहीं ले रहा भाई, मुझे पूरे 5 लाख मैं दे नहीं था, बस समझो आप क्रेडिट सेल में होता है। सोचो अब जरा ध्यान सुनना, मैंने कहा 3 अप्रैल को जाकर मेरे को ना सेल रिटर्न मिल गई, सेल रिटर्न मतलब जो मैंने बेचा था, जो मैंने बेचा था उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए और 50,000 के गुड्स डिफेक्टिव निकल गए, वो गुड्स मुझे वापस मिल गए। तो बताओ सर मेरी नेट सेल कितनी हुई, बताओ सर मेरी नेट सेल कितनी हुई, लॉजिक पूरा हुई परचेज रिटर्न वाला, नेट सेल कितनी माइनस क्यों करेंगे सर, जिस दिन मेरी ट्रांजेक्शन सेल हुई उसी दिन मैंने जाकर रिकॉर्ड कर दिया था, सबसे बड़ी गलती ये करी। और क्यों, मुझे गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, ये सारा प्रिंसिपल कहता है और हमारा अपने सिद्धांतों का यूज करना पड़ेगा, विदाउट प्रिंसिपल हम अकाउंटिंग नहीं करते, कहता है जिस दिन ट्रांजेक्शन करो उस दिन रिकॉर्ड करो, हमने कर दिया भाई, और बाद में पता चला कि भैया हमें तो रिटर्न हो गया, मेरी तो 5 लाख की इनकम हुई नहीं, मैं इनकम 5 लाख क्यों दिखाऊं, मेरी तो सबकी 4.5 हुई है, नेट इनकम तो मेरी 4.5 हुई है, तो अब मैं यहाँ से क्या कर दूंगा दोस्तों, सेल रिटर्न में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैंने गलती से 5 लाख दिखा दिया प्रिंसिपल को फॉलो करते टाइम, और 50,000 का तो मुझे रिटर्न हो गया, तो 4.5 दिखाएंगे। आप समझ में आया क्यों सेल रिटर्न को माइनस करा जाता है, क्योंकि हम जिस दिन सेल करते हैं उस दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में चलता है कि कुछ कुछ वापस आ गए, तो नेट सेल में 450 की, तो नेट सेल लाने के लिए 50,000 जो वापस हुए उस इनकम को हटा दो, जो इनकम डाल दी थी और वो मेरी इनकम हुई नहीं, क्या सेल रिटर्न वाली इनकम हुई, इसका तो कुछ वापस आ गया तो पैसा तो मिलेगा ही नहीं, तो इनकम हुई नहीं, तो हटा दो सर वहां से, तो 450 आ गया। क्या क्लियर है लॉजिक, क्या लॉजिक क्लियर है, ये तो क्लियर है। धीरे धीरे आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ सर, अब मैं समझो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस
It referred to that expense. It referred to that expense. It referred to that expense which is related to trading business, which is related to trading activity, which is related to trading activity or manufacturing activity. Trading activity or manufacturing activity. ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस so on the trading account, direct expense so on the trading account, so on the trading account, direct expense so on the trading account, trading account में डायरेक्ट एक्सपेंस so होता है। और सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक्सपेंस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वैसे कॉस्टिंग के अंदर आप डिटेल में सीखोगे, वैसे कॉस्ट जब पढ़ोगे आप तो डिटेल में सीखोगे, कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारे होते हैं, पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने टाइप के हैं दोस्तों? दो टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। लो भाई, it refers to that expense, it refers to that expense which is related to non trading expense, non trading activity या non manufacturing activity, non manufacturing activity। इसका एक लाइन और लिख लेना, एक पॉइंट अगर जगह बच गई तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये लिख लेना, इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। इट कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाइड ढंग से नहीं होगा। इट कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, it cannot be easily identified। Indirect expense so indirect expense so on P&L account, so on so in P&L account, indirect expense so in P&L account। सर indirect expense P&L account में सम होता है। Similarly डायरेक्ट इनकम, सिमिलरली डायरेक्ट इनकम जो बिजनेस से रिलेट करती है, डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? जो बिजनेस से रिलेट होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बिजनेस से रिलेट करती है। एक इनकम गुड्स को बेचने वाली इनकम, सेल। और इनडायरेक्ट इनकम जो बिजनेस से रिलेट नहीं, मतलब जो गुड्स को बेचकर नहीं होती, इनडायरेक्ट इनकम मानी जाती है। गुड्स के अलावा किसी और चीज से इनकम हो रही है, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। इसको जाता है P&L अकाउंट में। सर बस ये समझ लेना आपने, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में, और डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L अकाउंट के अंदर। ध्यान सुनो, डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो गुड्स को बेचकर होती है, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचकर होने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम होती है। और अदर देन सेल ऑफ गुड्स, अदर देन सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से अगर इनकम हो रही है तो इनडायरेक्ट इनकम आनी चाहिए। और डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही होती है, सेल, और कुछ नहीं होता। सेल, गुड्स को ही बेचेंगे और किसी वजह से डायरेक्ट इनकम नहीं हो सकती। डायरेक्ट इनकम सिर्फ सेल की वजह से होती है, और बाकी जितनी भी इनकम है वो P&L अकाउंट के अंदर जाएगी। एक डिफरेंस। अब दोस्तों अगर मैंने कहा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। सबसे पहले ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती क्या है? सर एक्टिविटी को दो भागों में बांटा गया, वाली नहीं है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वाली नहीं है, बिजनेस वाली नहीं पढ़ रहे हम। एक्टिविटी यहाँ कर रहे हैं कि एक बिजनेस को दो भागों में बांटा गया, एक बिजनेस को दो भागों में बांटा गया, बिजनेस को दो भागों में बांटा गया। एक बिजनेस को सर दो भागों में बांटा गया। पहला कि मैं ट्रेडिंग बिजनेस होता है,
एक बिजनेस को दो भाग में बांटा, कौन सा? ट्रेडिंग बिजनेस। और एक बिजनेस को दूसरा भाग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर दोनों में डिफरेंस पता है आपको? नहीं पता? चलो पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो बता देता हूं। सिंपल है सर, अगर हम गुड्स बनाकर बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। क्या बोला मैंने? अगर हम गुड्स बनाकर बेच रहे हैं तो, अगर हम गुड्स बनाते हैं फिर सेल करते हैं, अगर हम गुड्स बनाते हैं फिर सेल करते हैं तो उसे हम कहते हैं, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अगर हमारा बिजनेस बनाकर बेचने वाला नहीं, खरीद कर बेचने वाला, एक जगह से खरीदा, बना बनाया और दूसरी जगह बेच दिया, हम बस क्या कर रहे हैं, एक तरीके से किसी और से खरीदते हैं बना बनाया और किसी और को मार्जिन ऐड करके बेच देते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। कि एक जगह से खरीदा, से परचेज करा, होलसेल में परचेज कर लिया, जिसमें बहुत क्वांटिटी में खरीदा तो सस्ता मिल गया, एक जगह से परचेज कर कर दूसरी जगह बेचा। अब दूसरी जगह बेचा वो कंज्यूमर नहीं हो सकता, वो रिटेलर भी हो सकता है, मेरे को भी आती है बिजनेस। दूसरी जगह बेचा, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या नाम देंगे? ट्रेडिंग बिजनेस। तो बेहतर दो टाइप के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैं बिजनेस नहीं पढ़ा रही, इसका पार्ट है दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूं। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है दोस्तों, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको 4 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ती है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपके पास एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सर आप सोच रहे होंगे सर जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो तो ट्रेडिंग थोड़ा कर रहे हैं, सर कर नहीं रहे, बनाकर अपने पास रखेंगे, बेचेंगे भी। सर बेचेंगे भी सर, जब बेचते हैं तो बेचने को भी कहते हैं व्यापार, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करना क्या है? बेचना, व्यापार, बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग कर कर बेचना तो वो भी ट्रेडिंग है, और वैसे खरीद कर बेचना वो भी ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग है बेचना, व्यापार करना या ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, क्या क्लियर हुआ आपको? तो ये कोड हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, हमारे सिलेबस के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एक ही क्वेश्चन है पर एक बार बनाइए, पेपर में कभी नहीं आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हाँ कभी नहीं आता दोस्तों, बट एक बार एक क्वेश्चन करके सीखेंगे जरूर। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। तो भैया डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ? वो एक्सपेंस जो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। यह है कॉस्टिंग की लैंग्वेज, पर हमारा अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या होगा? वो खर्चे जो रिलेट करते हैं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि हमने कहा, बताओ, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री के अंदर माल लाया जा रहा है तो किससे रिलेट कर रहा है? फैक्ट्री से रिलेट कर रहा है। अच्छा, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्या होगा? सर ऑफिस एक्सपेंस होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, वो ट्रेडिंग से नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि अब मैंने एक एग्जांपल और दिया, मैंने कहा कि दोस्तों समझना, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम कर रहे हैं उस लेबर को देते हैं वेजिस। तो सर वेजिस क्या हो गया? कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री के लेबर को दिया जा रहा है, तो ये फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। पर जो ऑफिस में स्टाफ काम कर रहा है, अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी चीजें रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया, एचआर डिपार्टमेंट से हो गया, तो वहां पर जो काम कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों? वो सर सैलरी जो दे रहे हैं उनको, वो है फैक्ट्री से रिलेटेड या नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तब ऑफिस में कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है? तो मैंने कहा जितने भी ऑफिस एक्सपेंस है, मतलब फैक्ट्री के अंदर जहां ट्रेडिंग, जहां पर रखा जा रहा है, अपनी स्टैंप लगाया जा रहा है, क्या करते हैं? मान लो एक कंपनी है, कंपनी क्या करती है? अमेजोन को मान लो, ट्रेडिंग एक्टिविटी है अमेजोन की। फ्लिपकार्ट की क्या है? ट्रेडिंग एक्टिविटी है सर।
वो क्या करती है, एक दुकान से माल खरीदती है, अपनी स्टैंप लगाती है, अपना थप्पा लगाती है, किसका, बाहर पैकिंग करती है, एक ट्रेडिंग, एक गोडाउन लिया होगा उन्होंने, वहां पर पूरी पैकिंग करी होगी, तो वो गोडाउन क्या है, उनको वहां पर जो वर्कर काम करे वो क्या है, वेज दे रहे, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो मैंने कहा अमेजोन वाले क्या करते हैं, एक दुकान से वहां पर अमेजोन में डाला होता है, एक रिटेलर ने डाला होता है अपना प्रोडक्ट, बिक जाता है, अमेजोन की साइट पे जाकर बिक जाता है, आप खरीद लेते हो उससे। अमेजोन क्या करेगा, उसको उस दुकान से प्रोडक्ट उठाएगा, अपने एक गोडाउन में लाएगा, वहां पर अपनी पैकेजिंग करेगा, और उस पैकेजिंग में लेबर लगेंगे लगेंगे, उनको भेजी जाएगी नहीं जाएगी, तो ट्रेडिंग से एक्टिविटी है, भेजी गए, डिलीवरी, सब ये सब करने के बाद जो भी वहां पहुंचेगा वो सारा खर्चा क्या होगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। और दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी, से इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन एक लॉस होता है हमारा, जो हमारा क्या है, एक तरीके का लॉस है, पर ये किसी से रिलेटेड नहीं करता। और जैसे कि मैं गिने चुने आपको बताता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो गिने चुने ही हो गया आपके पास, जो मैंने ऊपर लिखे, वेजिस, फ्यूल, पावर, पावर भी आता है, पावर एक्सेट्रा ले लेते हैं, फ्रेट, इनवर्ड, ये फ्रेट हमेशा फ्रेट खाली लिखा है तो मान के चलना ये इनवर्ड ही है। जब कैरिज और इन फ्रेट के बारे में कुछ ना बताया जाए तो हम इसको इनवर्ड मानते हैं हमेशा। सर फ्रेट आउटवर्ड और कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा दोस्तों, माल बनने तक का, फैक्ट्री के अंदर गुड्स बनने तक के खर्चे ऐड होते हैं, फैक्ट्री से गुड्स को बाहर ले जाने का भाड़ा थोड़ा लगेगा। इनवर्ड का मतलब रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लाएगा तो भाड़ा लगा, वो अभी गुड्स बनने नहीं, गुड्स बन गए, गुड्स बनने के बाद अब बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, अब तो बेचने के लिए जाया जा रहा है तो गुड्स तो बन गए ना सर, अब बेचने के लिए ले जा रहा है तो जो आउटवर्ड का खर्चा है बाहर रिटेलर को या होलसेलर को देने के लिए फैक्ट्री से, वो थोड़ा उसका है, वो सर फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री वो इनडायरेक्ट वाला आएगा, क्योंकि वो खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग करने में ट्रेडिंग एक्टिविटी में रिलेट करता है, वो खर्चा क्या हो गया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना सर, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे सर, और किसमें नहीं दिखाएंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहां दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे कहां जाएंगे, पीएनएल। तो कैरिज आउटवर्ड और फ्रेज आउटवर्ड क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि गुड्स बन चुके हैं और गुड्स बनने तक के खर्चे ही डायरेक्ट होते हैं, उसके बाद से इनडायरेक्ट चालू हो जाते हैं। क्लियर है? तो सर ये समझ में आ गया होगा, ये सारे यहाँ पर सारे एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंस होंगे तो कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ये बातें क्लियर हो गई है। और आपके पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ डालता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस समझा दिया, परचेज समझा दिया, परचेज रिटर्न समझा दिया सर, और आपके पास ये समझा दिया सेल और सेल रिटर्न समझा। अब वही रह गया ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकल के आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या होता है उसको बराबर डिफरेंस समझाऊंगा। अब ये 3 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और खत्म ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग आज की क्लास में ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेंगे, अगली क्लास में ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंगे पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड, जिससे आपको एक समझ में आएगा कि पीएनएल अकाउंट होता कैसे, बनता कैसे, फॉर्मेट भी बता दूंगा पीएनएल अकाउंट का। देखो सबसे पहले तो बहुत सारी बातें बता दी मैंने आज की क्लास में। अब मैं पहला क्वेश्चन, दोस्तों ध्यान सुनो, मेरा नया बिजनेस है, न्यू बिजनेस, मेरा नया बिजनेस है, आज खोला है बिजनेस। सबसे पहले मैंने परचेज करा, गुड्स परचेज करूंगा, परचेज करे गुड्स 80,000 यूनिट, 80,000 यूनिट की गुड्स खरीदे, और हर एक यूनिट 10 रुपए की थी, ठीक है। ये गुड्स खरीदे सर, मैंने सेल कर दी, नो सेल रिटर्न, नो परचेज रिटर्न, नेट दे रहा हूं, नेट गुड्स, नेट परचेज, क्योंकि मैं अभी सेल रिटर्न सेल परचेज रिटर्न कंसेप्ट समझा चुका। अब नेट परचेज नेट सेल ऑफ गुड्स, मैंने सर इसमें 50,000 यूनिट के गुड्स बेच दिए एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से। अच्छा 10 के हिसाब से सेल कॉस्ट टू कॉस्ट तो ना करेंगे, तो मैंने 15 के हिसाब से बेच दिया। तो भैया 15 के हिसाब से बेचे तो मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दिख रहा है साफ साफ। पर सर आप मेरी बात समझो, 80,000 रुपए के, ठीक है सर, 80,000 रुपए के गुड्स खरीदे। देखना अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बताता हूँ। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सिर्फ अभी मैं क्या डिटेल डालूंगा, सिर्फ अभी मैं डिटेल डालूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या डिटेल डालूंगा, सिर्फ दो जो मेरे को गिवन है वो डिटेल। तो मैंने कहा सबसे पहले तो परचेज लिख दो, नेट परचेज, नेट परचेज टू नेट परचेज। ध्यान समझना, बहुत तगड़ा लॉजिक देने वाला हूँ, क्यों आया वो 3 बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखना 80,000 यूनिट खरीदा और 1 यूनिट 10 रुपए की है, तो कितने की नेट परचेज हो गई, 8 लाख रुपए की। ये तो क्लियर है। इसके बाद मैंने यहां पर लिखा बाय सेल, नेट सेल है,
मैंने कहा 50,000 यूनिट मैंने बेचा, कितने का? 15 रुपए का। तो मैंने कहा बता दो कितना हो गया, बता दो सर कितना हो गया। मैंने कहा 50,000 इंटू 15, या आ गया 7,50,000। 7,50,000 मैंने सर टोटल करा, मैंने सर टोटल करा और मैंने देखा कि भाई दो डिटेल मुझे गिवन है, मैंने दो ही गिवन है तो मैं दो ही लिखूंगा। तो मैंने कहा भाई मेरे डेबिट साइड खर्चा ज्यादा आ रहा है, मेरा खर्चा ज्यादा आ रहा है, और मेरा जो इनकम है वो 750 की हुई। 8 लाख का खर्चा हुआ और 7.5 लाख की इनकम हुई। तो मैंने कहा देखो सर मेरे को तो लॉस हो गया 50,000 का, इसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस। क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रॉस लॉस। क्या बात समझ में आई नहीं आई? क्या आपको अच्छा सा लग रहा है या बहुत बेकार लग रहा है? सर बहुत बेकार लग रहा है। सर यहाँ पर अगर हम इस पे कंपैरिजन करें, सिर्फ इस प्राइस को देखें, 10 रुपए की चीज हमने 15 की बेची, तो हर एक यूनिट बेचने पर मुझे 5 का प्रॉफिट हो रहा है। और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे हैं तो 8 लाख का खर्चा, 7.5 लाख की इनकम, देखो वही करा है मैंने, और 50,000 का लॉस। सर अगर मैं देखूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है दोस्तों? मेरा इधर नेट प्रॉफिट आ रहा है कि भाई देखो 10 रुपए का सामान था, 15 का सामान बेचा और इसकी कॉस्ट 10 रुपए मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ गया प्रॉफिट पर यूनिट। एक यूनिट पर प्रॉफिट आया हर एक यूनिट पर। और मैंने कितनी यूनिट बेची दोस्तों? 50,000 यूनिट बेची, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाना चाहिए था? 50,000 यूनिट बेची, हर एक यूनिट पर 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो 2.5 लाख का प्रॉफिट आना चाहिए था। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट मुझे कितने का लॉस दिखा रहा है? सर 50,000 का उल्टा लॉस दिखा रहा है। क्या करना चाहिए बताओ आप? सर पता है क्या हो गया? देखो लॉजिक अब आपको क्लियर होगा। ऐसे सीखते हैं सर ट्रेडिंग, और ऐसे सीखते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्या रह गया। सर क्लोजिंग स्टॉक रह गया। सर आपने तो क्लोजिंग स्टॉक कंपैरिजन ढंग से करा ही नहीं। सर जब हम दो साइड को आपस में कंपेयर करते हैं तो दोनों का बेस इक्वल होता है। ध्यान देना कि मैंने जो खर्चा डाला है वो 80,000 के रेस्पेक्ट में डाला है, 80,000 यूनिट के रेस्पेक्ट में डाला है, और इनकम लिखिए 50,000 यूनिट के हिसाब से, तो भैया लॉस आना ही है। खर्चा 80,000 यूनिट के हिसाब से डाल रहे हो और इनकम 50,000 यूनिट के हिसाब से डाल रहे हो। पहले क्या करूं मैं? पहले क्या करूं सर? पहले इसको बेस सेम करो। अगर यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80 लेकर आओ, इस साइड 80 लेकर आओ। अगर यहाँ 80 है तो इस 80 को कम करके 50 बनाओ, तभी तो प्रॉफिट होगा। अरे बात समझ में? सर आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हो बताओ ना। खर्चा 80,000 का, माल बेच रहे हो 50,000 का, तो यार लॉस ही नजर आएगा क्योंकि खर्चा तो ज्यादा ही होगा। आप कंपेयर करो कि मैंने ऐसे प्रॉफिट निकाला। देखो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ऐसे निकालो। मैंने कहा देखो परचेज, अगर मैं 50,000 यूनिट मैंने माल बेचा, परचेज कॉस्ट होती 50,000 यूनिट की, तो कितनी होती? मैंने कहा 50,000, 80,000 खरीदा, खरीदा कितना? 80, पर बेचा कितना? 50। तो मैंने कहा बेचा कितना, तो कॉस्ट की कितनी होगी? मैंने कहा सेल बता दो, सेल सेल कितनी हुई? 50,000 यूनिट बेची, कितने के हिसाब से? 15 के हिसाब से। ये आपके पास सेल हो गई। 50,000 यूनिट बेची 15 के हिसाब से, 50,000 15 के हिसाब से 7.5 लाख की सेल हुई। 7.5 लाख की सेल होगी दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, पर 50,000 यूनिट जो 15 के हिसाब से बेची है, वो 50,000 यूनिट 10 के हिसाब से कॉस्ट कितनी है? तो यहाँ 80 की लिखूंगा भाई। जो यूनिट मैंने बेची ही नहीं 30,000 रुपए, उसका खर्चा क्यों माइनस करूंगा मैं इससे? जितनी यूनिट आप बेच रहे हो खर्चा भी तो उतनी यूनिट का माइनस करोगे। तो 50,000 इंटू 15 के हिसाब से बेची, तो 50,000, वही 50,000 यूनिट कितने की बनी थी? 5 लाख रुपए की बनी थी। देखो आ गया ना 2.5 लाख का प्रॉफिट। तो ऐसा आना चाहिए था। पर ट्रेडिंग अकाउंट तो गलत कहता है। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा कहेगा कि भैया खर्चा तो पूरा 80 का है। ट्रेडिंग अकाउंट में तो 80 ही दिखाऊंगा ना मेरे भाई, ट्रेडिंग तो 80 में दिखाऊंगा, खर्चा तो 80 का है, पर कंपेरिजन सही से नहीं हो पा रहा। इसी कंपैरिजन को ठीक करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक लाया गया। इसी कंपैरिजन को ठीक करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक लाया गया। मैंने कहा बताओ 80,000 यूनिट थी, कितनी यूनिट बेच दी? 50,000, और एक यूनिट कितने रुपए की कॉस्ट पड़ती है? 10 रुपए की। तो मैंने कहा देखो 80,000 यूनिट की 50 बेच दी, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 30,000 आ गया, और 30,000 एट द 10 रुपए ईच का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अब अगर मैं ठीक करूं तो यहां से मैं क्या करता हूं, मुझे बेस सेम करना है मेरे दोस्तों। और बेस सेम करने के लिए दो तरीके से बेस सेम होगा, दो तरीके से हो सकता है बेस सेम। या पहला, या इसको काट कर 80,000 को काट कर 50 कर दूं तो बेस सेम हो जाएगा, 50 इधर भी हो जाएगा कॉस्ट, और 50 से इनकम इधर हो जाएगी, तो फिर मेरा 5 से प्रॉफिट निकल आएगा, है ना? यही तो बात होगी। पर अगर मैं काट नहीं सकता, क्योंकि एक बार जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब 80,000 से 50 तो इधर कर नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इधर 50 से और बढ़ा दूं, इधर 30 और बढ़ा दूंगा, तो मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैंने कहा देखो सर क्या करना, ध्यान सुनना। क्लोजिंग स्टॉक क्यों आया क्रेडिट? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करने का पर्पस ये था कि जो परचेज 80,000 की है वो खर्चा 80 का मान लिया,
और इसमें से 30,000 का माल बच गया था, उस खर्चे को यहां से हटा रहे हैं। और खर्चे को हटाने के लिए काटेंगे नहीं, उल्टा क्रॉस उल्टी पोस्टिंग कर देंगे। अगर खर्चा डेबिट है तो मैं इनकम करके खर्चा कम कर सकता हूं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का इंटू 10 के हिसाब से बच गया था, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना 10 के हिसाब से बचा ना, तो 3 लाख रुपए बच गया क्लोजिंग स्टॉक। उस क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना, ध्यान सुनना क्या बोला, उस क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर देना। क्यों? क्योंकि मुझे बेस को बराबर करना है। देखो अब जरा बेस को देखना, बेस देखना, 50 यहाँ आया, 30 यहाँ आया, देखो 80 यहाँ हो गया और 80 यहाँ हो गया। अब यूनिट का बेस सेम हो गया। अगर अब यूनिट का बेस सेम हो गया दोस्तों, तो क्या करना, अब कंपेयर करना, अब निकालना ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बात समझ में आई? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि खर्चे साइड में ज्यादा डाल दिया था और कंपेयर करने के लिए मुझे 50,000 की सेल मेरा 50,000 यूनिट का हुआ और खर्चा मेरा 80 का हो गया, तो खर्चा ज्यादा यूनिट का हो गया और सेल मेरी कम यूनिट का हुआ। तो इसलिए मुझे इस 50 को या तो 80 पे लेके आऊंगा या इस 80 को 50 कर दूंगा, कम करूंगा। ये 80 को 50 कम नहीं कर सकता। और एक तरीके से कम हो सकता है कि अपोजिट साइड में, अगर ये 80,000 यहां दिख रहा है तो इसके अपोजिट साइड में बढ़ा दो। तो क्लोजिंग स्टॉक को इनकम नहीं है हमारी, कोई क्लोजिंग स्टॉक को इनकम नहीं है। परचेज को, खर्चे को कम करने के लिए वो नेट इफेक्ट लाने के लिए 50 पे लाने के लिए 80 में से यहां क्रेडिट साइड में डालकर 30 घटाया है। अगर एक चीज डेबिट साइड में है, अगर उसको कम करना है तो उसको क्रेडिट कर दो, सिखाया है। अगर एक चीज क्रेडिट साइड में है, उसको कम करना हो तो उसको डेबिट कर दो, एक्टिविजन एंट्री में सिखाया था मैंने। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां मैंने क्लोजिंग स्टॉक डाला, ये तो है क्लोजिंग स्टॉक। और जैसे ही मैंने क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक डाला 3 लाख रुपए का, तो अब मेरा यहां पर आ गया 10,50,000 रुपए। कितना आ गया दोस्तों? अब मेरा यहां पर आ गया 10,50,000 रुपए, 10,50,000। और जैसे ही 10,50,000 और 10 लाख में से 10,50,000 में से 8 लाख माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लो भाई लोग, दैट इज द कॉन्सेप्ट व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। क्यों? अब मुझे बताओ, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक इनकम है इसलिए क्रेडिट कराया क्या? नहीं सर, बेस को सेम करने के लिए। सेल 50,000 यूनिट की हुई है, परचेज 80 का दिखा दिया, उस परचेज को कम करने के लिए क्लोजिंग अपोजिट साइड में डाला 30,000 रुपए, जिससे वो परचेज 80 इंटू 10 यहां लिखा डेबिट साइड में और 30 इंटू 10 यहां लिखते क्रेडिट साइड में। तो ऑटोमेटिकली 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, 50 रह गया। तो बेस को सेम करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करा गया। अब बात समझ में आई क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट होता है। अगर आपने किसी से आपने पूछ लेना, किसी से भी अपने दोस्त फ्रेंड किसी से पूछ लेना जो कहीं पर और कोचिंग कर रहा है और आप मेरे पास कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों होता है, उसको बैठाकर समझाना दोस्तों कि क्लोजिंग स्टॉक इसलिए क्रेडिट होता है, बेस सेम करने के लिए। भाई एक साइड खर्चा ज्यादा दिखा दिया, एक साइड इनकम 50,000 यूनिट की है, खर्चा 80 में दिखाया, तो इस 80 को कम करने के लिए यहाँ से काट तो सकता नहीं, अपोजिट की साइड और बढ़ा देता हूं, 80 इधर भी हो जाएगा, 80 इधर भी जाएगा, कंपेयर कर लेंगे, 2.5 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। दोस्तों क्या क्लियर हुआ? क्लोजिंग स्टॉक, अभी तो क्लोजिंग स्टॉक समझाया है मेरे दोस्त, अभी तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक समझाया है, अभी 2 है अब नॉर्मल लॉस। आ जाओ सर अब नॉर्मल लॉस। बट अगर मैं सिमिलर क्वेश्चन लेता हूं और मैं क्वेश्चन बनाता हूं, एग्जांपल मैंने फिर बनाया और मैंने कहा भाई इस बार मैंने परचेज करे गुड्स 80,000 यूनिट एट द रेट 10 रुपए, ठीक है, एक ही हो गया। मैंने सेल कर दिए गुड्स 50,000 यूनिट एट द रेट 15 रुपए। और सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक बता रहा हूं इस बार 25,000 यूनिट एट द रेट 10। जरा मैच करके देखना, पूरी 80,000 यूनिट बन रही है क्या नहीं बन रही? देखना दोस्तों, आप मुझे बताओ 80,000 यूनिट है मेरे पे, कितनी यूनिट है? 80,000 यूनिट। 80,000 यूनिट मैंने खरीदी थी, तो मेरे पे 80 पड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, जब मैंने 80 खरीदी तो 80 पड़े, मैंने इसमें से सेल कर दिया 50,000 यूनिट का, मैंने इसमें से सेल कर दी 50,000 यूनिट की। अब कितने बच गया बैलेंस? सर अब मेरा बैलेंस बच गया सर 30,000। कितना बच गया सर बैलेंस? 30,000 बच गया सर। अब 30,000 में से मेरे पे जो बचा क्लोजिंग स्टॉक वो 25 ही बचा, मैंने दे रखा है। देखो क्लोजिंग 25 नहीं है 25 है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए था? 30,000 बचना चाहिए, 25 कैसे बच गया बताओ? क्या हुआ होगा? सर लॉस हो गया।
क्या हो गया, लॉस हो गया। हो सक गया होगा कि कहीं आग लग गई हो, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं, देखो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल लॉस होना ही होता है, एबनॉर्मल लॉस हमारी गलती की वजह से होता है, नॉर्मल लॉस कोई गलती की वजह से नहीं होता। आप ना पेट्रोल लेकर आना दोस्तों, आप ना बर्फ लेकर आना, बर्फ में पिघलेगी पिघलेगी, क्या आप उसको बर्फ को रोक सकते हो क्या? आप बर्फ को पिघलना रोक सकते हो? आप कहोगे सर फ्रीजर में डाल दो, नहीं, आप कहीं से खरीद कर ला रहे हो तो घर आने तक कुछ ना कुछ बर्फ तो पिघलेगी, पिघलेगी नहीं पिघलेगी? तो आपने बर्फ बर्फ गिरा दी, अब गिराने से पूरी बर्फ खराब हो गई तो लॉस हो गया, और ये लॉस एबनॉर्मल है क्योंकि ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। हाँ, आप बर्फ बिल्कुल ठीक लाए और 1 किलो की बर्फ लाए, उसमें से सिर्फ 900 ग्राम रह गई, उसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब ये होगा जो 100 ग्राम आपका लॉस हुआ वो नॉर्मल लॉस है सर, वो होना ही है। आप एक दूध है मिल्क को उबालो, 1 लीटर मिल्क उबालो तो 1 लीटर मिल्क उबालने में भाप भर के उड़ जाएगा, और जैसे ही भाप भर के उड़ेगा वो 1 लीटर नहीं बचेगा, कम हो जाएगा। तो सर ये आपके हाथ में है। तो ऐसा लॉस जो होना ही होता है, होना ही होता है सर, वो नॉर्मल लॉस है, और ऐसा लॉस जो होता नहीं है हमारी गलती की वजह से होता है वो एबनॉर्मल लॉस। अब मेरी बात समझो सर, सेल 80,000 यूनिट में से 50 की सेल कर दी, 50 की सेल कर दी, 25 मेरे हाथ में है, 80,000 यूनिट थी, 50 की बेच दी, 30 बची थी, 25 मेरे अभी जेब में पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, 5 कहां गई? तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। क्या हो गया दोस्तों? एबनॉर्मल लॉस। आई बात समझ में? एबनॉर्मल लॉस कितने का है? 5,000 रुपए का। 5,000 यूनिट का मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। 5,000 यूनिट का मेरा क्या होगा दोस्तों? एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब मैं क्या कहूंगा दोस्तों, अब ध्यान सुनो, मैं फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, मैं फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, मैं फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, और मैं यहां पर करता हूं इस बार यहां पर करता हूं 2 परचेस। देखो परचेस तो होती है, डालूंगा 50,000 परचेस अकाउंट, कितना? 80,000 इंटू 10 के हिसाब से, ठीक है, या मेरा 8 लाख रुपए। यहां डालूंगा 22 50,000 इंटू 10-15 के हिसाब से, यह आएगा 7.5 लाख। अभी भी 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट आएगा, आप खुद ही समझो। 50,000 का माल बेचा, 10 रुपए का कॉस्ट थी, 15 का बेच दिया, 5 का, तो 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट आएगा। अभी भी ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा सर? नेट प्रॉफिट कह रहा हूँ, ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा? 2.5 लाख का ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको बचेगा सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट होता है? बेस को सेम करने के लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हुआ कितना? 25,000 इंटू 10, कितना आ गया? 25,000 इंटू 2.5 लाख रुपए। अब ये मत बताना कि आपको नहीं पता चला अब क्या होने वाला है। 50 और 25 75 होता है, और यहाँ पर 80, अभी 5 आना है। अब आप बताओ, अब नॉर्मल लॉस जो हुआ स्टॉक का, जो स्टॉक खराब हो गया हमारी वजह से, हमने कहीं आग लग गई या कुछ भी हो गया, किसी भी कारण की वजह से स्टॉक जल गया, कुछ भी खराब हो गया, डिफेक्ट हो गया, खत्म हो चुका, अब वो स्टॉक हमारे पास है या नहीं? हमारा लॉस हो गया, पर सर लॉस हो गया वो ठीक है, मैं उसको पीएल अकाउंट में दिखाऊंगा लॉस को, पर समझो सर उससे मेरे गुड्स कम हो गए। अब अगर मैं यहां पर उसको एबनॉर्मल लॉस नहीं डालू ना, एबनॉर्मल लॉस मैं यहां पर नहीं डालू दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, अगर नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक यहां नहीं डालू तो क्या मेरा बेस सेम होगा? बताओ। 80,000 यूनिट मैंने परचेज करा, 50 बेच दी, 30 बचनी थी, 25 का स्टॉक पड़ा, ये ठीक है, बेस सेम करने डाल दिया, 5 और कहां गया? तो एबनॉर्मल लॉस कहां डालना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बेस सेम करना है, जिससे मेरा सही सही ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट हो सके। और कॉस्ट कितनी थी? जब ये माल मेरे पे क्लोजिंग स्टॉक की तरह पड़ा था, 5 का खराब हो गया किसी वजह से, एबनॉर्मल वजह से खराब हो गया, लॉस हो गया, तो ऐसे लॉस जो एबनॉर्मल लेजर नहीं चला, और स्टॉक का लॉस होता है, स्टॉक बढ़ता है कम हो जाता है सर, स्टॉक कम हो जाता है। इसकी एंट्री सिखाने वाला हूं एडजस्टमेंट के अंदर, इससे मेरा परचेज कम हो जाएगा, और परचेज को कम करने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा? परचेज को कम करने के लिए मुझे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, और 5 यहाँ डाल दूंगा, ये आ गया 50,000। आप अब चेक कर लेना दोबारा, अब आप दोबारा चेक कर लो मेरे दोस्तों, दोबारा 2.5 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब आपको बताओ, मैंने 2 क्वेश्चन कम कर दिया कि एबनॉर्मल लॉस है, तब कि मैं इसको डेबिट की जगह कहां डाल रहा हूं? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि मुझे सर अभी स्टॉक का बेस सेम करना है, अभी लॉस भी डालूंगा पर पीएल अकाउंट के अंदर डालूंगा। ये लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉस तो है ही, पीएल के अंदर जाएगा ही, पर सर परचेज भी तो कम हो रही है, तो मुझे अगर 80,000 में से मुझे 25 और ये 5 नहीं हटाऊंगा 80 से, ये हटाने के लिए डाल रहा हूँ परचेज डेबिट साइड में, इसको कम करने के लिए क्रेडिट कर रहा हूँ, 25 और 5 को अलग से हटा रहा हूँ, जिससे 50 हो जाए परचेज और सही 50 हो जाए, तो कंपेयर हो सके। यहाँ पर आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा समझा देता किसी ने? चेक कर लो, 2.5 लाख रुपए ही आएगा, मैं बता देता हूँ जरा। तो भाई 10 लाख कितना है? 50,000, वही आएगा दोस्तों, 10,50,000, 10,50,000। क्या बात समझ में आ गई? 2 क्वेश्चन का उत्तर दिया मैंने, 2 क्वेश्चन का।
दो क्वेश्चन का उत्तर दे दिया मैंने। और पहला, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों करा? बेस को सेम करने के लिए, परचेज को कम करने के लिए। परचेज के स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, वो कम करने के लिए क्रेडिट करा गया है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक क्रेडिट क्यों करा? फिर बेस सेम करने के लिए। फिर एबनॉर्मल लॉस की अगर क्रेडिट नहीं करेंगे तो बेस फिर बराबर नहीं होगा, बेस को बराबर लाने के लिए एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करा गया। अब ओपनिंग स्टॉक डेबिट क्यों होता है दोस्तों? सुनना सर, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद क्लास खत्म हो रही है। फिर नेक्स्ट क्लास में पीएनएल अकाउंट थोड़ा पहले बनाकर सिखा दूंगा, उसके बाद सर क्वेश्चन करेंगे पहले ट्रेडिंग के, है ना, बेसिक क्वेश्चन, फिर एडजस्टमेंट चालू हो जाएगी अपनी, ठीक है? क्योंकि सर मुझे डिटेल में कराना, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, मैं हर एक क्लास, हर एक लॉजिक, हर एक चीज डिटेल में कराना सही रहता है, नहीं तो सर फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बाद में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है? सर मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ और खत्म आज की क्लास। लास्ट एग्जाम्पल, ध्यान सुनना सर। पिछले साल, पिछले एग्जाम्पल नंबर 1 से वो ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, तो इन एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया था सर? 30,000 का था, याद आ रहा है? मैं एब्नॉर्मल लॉस वाला एग्जाम्पल नहीं कह रहा, उससे पहले वाला एग्जाम्पल। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना बच गया था? क्लोजिंग स्टॉक मेरा 30,000 बच गया था। अच्छा, पिछले साल जो स्टॉक बच गया है, ध्यान सुनना, पिछले साल जो मेरा माल, मैंने कहा 1,00,000 रुपए की मैंने कोई शर्ट खरीदी, 80,000 की शर्ट खरीदी, 80,000 शर्ट खरीदी मैंने, हर एक शर्ट 10 रुपए की थी। 10 रुपए की कौन सी होगी? 80,000 पेन खरीदे 10-10 रुपए वाले, ठीक है, समझ में आ गया? ये 80,000 पेन खरीदे मैंने 10-10 रुपए वाले, 50,000 पेन मैंने बेच दिया, हर एक पेन 15 रुपए का बेचा। और ध्यान सुनना, और मैंने क्या करा, 80,000 पेन खरीदे थे, 50,000 पेन बेच दिया और 30,000 बेच गए थे। एब्नॉर्मल लॉस वाला एग्जाम्पल नहीं ले रहा मैं, सिंपल वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 30,000 मेरे पिछले साल पेन बच गए, 30,000 पेन। क्या मैं अभी इस साल और पेन खरीदूं, या पिछले जो पिछले साल के पेन बच गए हैं उसका यूज करूं? उसका यूज करो। एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो पहले जो यूज हुआ, पहले उसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट फीफो मेथड होता है कॉस्टिंग के अंदर, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बीकॉम के अंदर भी होता है। जो प्रोडक्ट, जो गुड्स पहले आए थे उनको पहले निकालो, सिंपल सी बात है, लॉजिक है। जो चीज पहले आई है पहले उसको बेचेंगे, बाद में नया खरीदेंगे। तो पहले मेरे पिछले साल को क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30,000, 10 रुपए के हिसाब से मेरे पेन पड़े हैं। तो मैंने कहा सर इस बार मेरा वो ओपनिंग स्टॉक होगा, इस साल में शुरू में, साल के शुरू में मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना बन गया? साल के शुरू में मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना बच गया सर? 30,000 एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से कॉस्ट थी, 30,000 पेन बचे हैं, ये सही है। इस साल मैंने इतने पेन बेच दिए, इस साल मैंने कितने पेन बेच दिए? इतने पेन बेच दिए। तो मेरा अब परचेज कितना हो गया? परचेज मैंने करा इस बार मैंने परचेज करा सर 40,000 पेन एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से, फिर 40,000 पेन एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदा, और सर मैंने सेल कर दी। अब मेरा ध्यान सुनना, सेल करी, और सेल मैंने करी सर 40,000 एट द रेट 15 के हिसाब से। अब ये मत देखना, मुझे बताओ पहले मैं कौन सा माल बेचूंगा? जो नया खरीदा वो बेचूंगा, जो पहले मैं पड़ा है पहले उसको निकालूंगा फिर नया खरीदूंगा। पागल थोड़ी ना हूं मैं, जो पहले नया खरीदते चले जाऊंगा और पुराना माल जो पड़ा है वैसे छोड़ दूं। सही बात है, लॉजिक है इसके पीछे कि पहले जो पुराना माल है वो हम पहले बेचेंगे फिर नया खरीदेंगे। जब ये 30 पूरा बिक गया होगा तो अब 10 में से, तो ये मुझे समझ में आ गया, कि इस 40,000 में पहले तो 30,000 वाला ओपनिंग स्टॉक वाला बिका, ओपनिंग स्टॉक वाला 30,000 बिका, सेल हुआ, और फिर जो रिमेनिंग बच गया था 10,000 वो परचेज वाला बिका, है ना? यही समझ में आ रहा है, 10,000 परचेज वाला बिका, यही तो समझ में आया, सेल हुआ। तो अगर ये क्लियर हो गया तो सर दोस्तों इसी को हम नाम देते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कभी ना कभी पढ़ोगे आप फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आगे जाकर आप पढ़ोगे फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब हुआ कि जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो पहले ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, पहले आया था, ये परचेज इस बार भी पहले आई है सर, पहले ओपनिंग स्टॉक आया था ना, तो पहले उसको निकालो, फीफो। एक होता है लीफो, जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा, पर वो यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, वो बेकार मेथड है, वो अप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर फीफो मेथड अप्लाई होता है, और फीफो मेथड समझ में आया। अभी हमें इसका, ये हमारा कंसेप्ट है ही नहीं सर, तो मैं आपको वो दे रहा हूँ बस, एक आपके पास क्या कहते हैं, एक नॉलेज के तौर पर बता रहा हूँ कि फीफो करके कुछ होता है, आगे आपको जरूर याद आएगा जब कराएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि फीफो भी कर दो। क्या होता है? जो पहले आया था वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन जो आया था वो पहले जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का, वो पहले आया था पहले जाएगा। अब अगर मेरी बात को ध्यान सुनना मेरे भाई, इसको ना सेल को ना बड़ा करना, सेल को मैं बढ़ा रहा हूँ, सेल को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ सर, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, और सेल को मैं कर रहा हूँ सर 50,000, सेल को 50,000 कर रहा हूँ सर।
60 कर देते सर 60। तो मैंने कहा बताओ 30 यहाँ से गया होगा और बाकी रिमेनिंग कितना गया होगा, 30 यहाँ से चले गया होगा, है ना। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, लास्ट कंसेप्ट अब मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ। सही सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक डेबिट क्यों हुआ। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना। क्या बताओ ऐसा कभी सीखा था आपने? नहीं सर ऐसा कहीं नहीं सीखा था हमने। सेल 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 देखना, सबसे पहले मैंने सेल लिखी और सेल क्या लिखी सर, सेल आपके पास क्या लिखी, मैंने कहा सेल 30,000 रुपए की लिखी मैंने। सेल मैंने कितने की लिखी सर, 30,000 रुपए की सेल करी, नहीं 30,000 की नहीं 60 की करी थी। 60,000 रुपए का माल बेचा एट द रेट 15 रुपए के हिसाब से। 60,000 का माल बेचा एट द रेट 15 के हिसाब से, है ना, 15 के हिसाब से, ठीक। तो मैंने कहा भाई 60,000 इंटू 15, 9 लाख। अब बताइए कितने का टोटल मेरे पे कितने गुड्स पड़े थे, अगर आप ध्यान दो तो 40 और 50, 40,000 प्लस 30,000 आपका 70,000 गुड्स पड़े थे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाओगे। अब तो क्लियर हो गया ना, क्यों दिखाते हैं, लॉजिक क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाओगे अब कितना सर, 10,000 इतना 10,000। चलो क्लोजिंग स्टॉक बाद में करेंगे, सबसे पहले दिखाओगे परचेज। क्या दिखाओगे सर, परचेज। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे क्या सर, मैं अभी बताया नहीं था, मैं अभी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, परचेज दिखाया तभी तो बताऊंगा ना सर। जब कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा तभी तो डालूंगा कि क्यों आया। देखो परचेज मैंने डाला 40,000 इंटू 10 के साथ 4 लाख रुपए। अगर मैं इससे कंपेयर करूं और मैं यहाँ पर ओपनिंग नहीं डालू, इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं, आपको खुद समझ में आ गया मेरा ओपनिंग डेबिट क्यों आने वाला है सर। ऑब्वियस सी बात है, अगर 40,000 का परचेज है, 40,000 का परचेज है मेरे को गुड्स, अगर मैं सिर्फ परचेज डालू, डेबिट साइड में क्या डालू, सिर्फ और सिर्फ परचेज डालू, ओपनिंग नहीं डालू, मैं मना कर रहा हूं कि मत डालो, परचेज डालो। तो सर घर में गुड्स कितने के पड़े, 40 के, और बेच कितने कर दिया, 60 का। पॉसिबल है 40,000 के गुड्स पड़े हैं और 60 के हजार के गुड्स कैसे बेच सकते हैं। 40,000 यूनिट गुड्स पड़ा है, 60,000 यूनिट कैसे बेच सकते हैं सर, पॉसिबल है। और उल्टा 10,000 बच भी जाएगा 10 के हिसाब से, पॉसिबल है क्या कभी ऐसा हो सकता है सर, नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है जब आप यहां पर ओपनिंग स्टॉक डालो, ओपनिंग स्टॉक डालो, क्योंकि ये सेल जो हुई है पहले ओपनिंग से हुई है, तो ओपनिंग पहले डालना पड़ेगा तभी तो बेचूंगा। आ रहा समझ में, ओपनिंग क्यों डाला सर, जब तक मैं ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं डालूंगा तब तक मैं उस पहले वाले माल को नहीं बेच पाऊंगा। पहले मैं डालकर बोलूंगा कि देखो सर, पहले मैं यहाँ डेबिट साइड में डालूंगा और कहूंगा सर देखो 30,000 रुपए का माल मेरे पे 10 के हिसाब से पहले से पड़ा हुआ है, 3 लाख रुपए का, पहले तो वो बेच दो। मैंने कहा ठीक है बेच दिया, 3 लाख रुपए का माल मैंने बेच दिया, 30,000 इंटू 15 4 लाख 50 का। फिर जो अब इस साल और खरीदा फिर और बेच दो। हमारा ओपनिंग स्टॉक डेबिट करने की वजह यह है, जब तक आप ओपनिंग स्टॉक को डेबिट नहीं करते इसका मतलब ही यही है कि आप उसको बेच नहीं पाओगे। अगर आपने बेच दिया 60 का और आप सिर्फ ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाते, सिर्फ परचेज दिखाते हो, तो समझ लेना 40 यूनिट 1000 यूनिट पड़ी है और 60 कैसे बेच सकते हैं और 10 बच कैसे बचता है। तो 60 और 10 तभी बचेगा, 60 का माल तब बिकेगा और 10 तभी बचेगा जब ओपनिंग स्टॉक डेबिट करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है। अगर मैं अभी प्रॉफिट ना निकाल कर वैसे करूं तो मैंने कहा देखो सर मेरी सेल हुई 60,000 यूनिट, 7,000 यूनिट कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से। और सर मेरा स्टॉक कॉस्ट कितनी बड़ी, इनकी कॉस्ट कितनी थी, 60,000 यूनिट के हिसाब से इंटू 10, ये मेरी कॉस्ट थी। ये तो हो गया 9 लाख रुपए, ये हो गया 6 लाख रुपए। तो मेरा का जो नेट प्रॉफिट आया, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया सर, मेरा जो जीपी आया वो 3 लाख रुपए आया सर। मेरा जो जीपी आया वो कितना आया, 3 लाख रुपए। अब इधर चेक कर लो, आप इधर चेक कर लो ना मेरे भाई, इधर चेक कर लो। 9 और 1 10 लाख रुपए हो गया, 9 और 1 10 लाख रुपए हो गया, 4 5 7 और यहाँ पर 3 लाख रुपए का मेरा क्या आ गया, जीपी आ गया। आया नहीं आया। दिस इज द प्योर लॉजिक। Why opening stock is debit? Why closing stock is debit? Why abnormal loss of stock is debit? Credit. भाई अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। अगर आज के बाद किसी ने आपसे पूछा कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट क्यों, आप कोई तो पूछेगा नहीं, क्यों उसको कुछ नहीं आता, वो क्या बताएगा। आपको जरूर पूछना है उस किसी भी पर्सन से जो 11th के, हाँ अपने जूनियर को जरूर से बताए। अगर कोई आपके साथ आपका भाई, छोटा भाई नीचे है और आपकी क्लास 11th क्लास में पढ़ रहा है और आपको उसने पीआर अकाउंट पढ़ लिया है, उसके बाद आपको समझाना, उसको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। नेक्स्ट क्लास का हमारा एजेंडा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सीखना है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होते हैं, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट लॉस और नेट प्रॉफिट क्या होते हैं। दूसरी बात हमें सीखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट का तो फॉर्मेट में बता चुका, पीएल अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाएंगे, इसके भी आप ट्रेडिंग एंड पीएल के भी आप एक छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे।
अगली क्लास में हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना सीख लेंगे, सिर्फ बेसिक लेवल, बेसिक लेवल सीखेंगे। ठीक है, और जितने बेसिक हम क्लियर करते हैं उसके बाद एडजस्टमेंट सारी चालू होगी, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन बजाएंगे भीतर से। पहले मैं विदाउट एडजस्टमेंट में कुछ क्वेश्चन करा देना चाहता हूं, जिससे आपका बेस थोड़ा क्लियर हो जाए। बेसिक जैसे क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि कौन सी चीज कहां जाती है, कौन सी चीज कहां जाती है, कौन सी चीज कहां जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं आपका एडजस्टमेंट कराना चालू कर दूंगा, और जैसे एडजस्टमेंट चालू हुई तो फिर तो भाई एडवांस ही चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से हमें पहले ट्रेडिंग पीएनएल फॉर्मेट सीखना है पूरा, फिर दोबारा ट्रेडिंग का तो फॉर्मेट बता चुका, पीएनएल का फॉर्मेट बनाना है, और फिर जाकर हमें क्या सीखना है, फिर जाकर हमें सीखना है दोस्तों क्या, फिर जाकर हमें उसके व्याप पर क्वेश्चंस करने हैं, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, फिर अपनी एडजस्टमेंट चालू होगी। और एडजस्टमेंट चालू होगी ना, तो सबसे पहले तो ये मतलब बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कहते किसे है, फिर एडजस्टमेंट चालू करेंगे। मैंने कहा क्यों एडजस्टमेंट करना चाहिए, जरूरत क्यों है, और कहते किसे है। अगर ये दो बात समझ गए ना तो एडजस्टमेंट पूरी समझ में आ जाएगी। पहली, एडजस्टमेंट कहते किसे है और एडजस्टमेंट करनी क्यों होती है। मैंने कहा ना बिल्कुल बेस्ट समझाने वाला हूं मैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थक चुका हूं बहुत ज्यादा, थैंक यू वेरी मच।